सो हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सरियर अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मीमांसा आईएएस लखनऊ। और मीमांसा आईएएस लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे आपका अगेन फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मीमांसा आईएएस लखनऊ के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपनी क्रैश कोर्स की सीरीज चला रहे थे, उस क्रैश कोर्स की सीरीज में ये अगला क्लास आपके सामने है। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जल्दी जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास हम लोग का क्या था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ बिल्कुल, 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे थे हम लोग। 1857 का रिवॉल्ट, जिसके अप्रॉक्स लगभग सभी कॉजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे सेंटर्स भी पढ़ चुके थे, जो सेंटर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार कुछ सेंटर्स को और दिखा देता हूँ, वो लीडर्स दिखा देता हूँ कि वो लीडर्स कौन कौन से थे, और उन लीडर्स को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, उनके बारे में भी आपको एक बार जल्द से जल्द मैं दिखा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। तो हम लोग इनके बारे में यहाँ पे नो डाउट पढ़ रहे थे। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग ने हाँ जी ये देखा था कि विद्रोह के स्थान कौन कौन से थे और भारतीय नेता उसके अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व थे जी। तो हम लोग बात कर रहे थे विद्रोह के स्थान की। जैसे दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के अंदर हम लोग ने देखा था कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से बहादुर शाह जफर ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को लीड किया था। बहादुर शाह जफर के अलावा या सॉरी बहादुर शाह जफर के अलावा अगर इस आंदोलन को कोई लीड करने वाला व्यक्ति था तो वो लीड करने वाला आंदोलन में बख्त खान, जैसे मैंने एक नाम बताया था, और साथ ही साथ में बेगम जीनत महल का भी नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो ये थे इस आंदोलन को हाँ दिल्ली में दबाने वाला कौन था। मैंने बताया था दिल्ली को जिस तरीके से वापस से कब्जा लिया था कि उन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथों में, तो वो आंदोलन को दबाने वाला एक्चुअल में व्यक्ति कौन था? वो दबाने वाला व्यक्ति था जॉन निकोलसन। ठीक है, जॉन निकोलसन याद रखिएगा। लखनऊ से आंदोलन लीड किया गया। लखनऊ से आंदोलन किसने? बेगम हजरत महल, या लखनऊ की जगह कभी कभी अवध भी लिखा हुआ आ जाता है, ध्यान रखिएगा। हैंडी लॉरेंस व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन को दबाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। कानपुर से नाना साहेब, और इस आंदोलन को दबाने वाला कैंपबेल था। तीसरा झांसी और ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। दबाने वाला जनरल ह्यूज रोज था। उसके बाद में बरेली से खान बहादुर खान थे, और इसको दबाने वाला कॉलिन कैंपबेल ही था। ये कानपुर और फिर बरेली से दबाने वाला व्यक्ति सेम है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगर आगे देखें तो आगे देखिएगा, इस आंदोलन को इलाहाबाद और बनारस से लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली, और इस आंदोलन को दबाने वाला जो व्यक्ति था वो क्या नाम था? कर्नल ऑनसिल। बिहार से कुंवर सिंह इस आंदोलन को पूरी तरीके से लीड कर रहे थे, और इसको दबाने वाला व्यक्ति का नाम आप लोग देख सकते हैं, विलियम टेलर। ठीक है, तो ये आंदोलन को दबाने वाले और आंदोलन किस तरीके से यहाँ पे चल रहा था उसको लेके ये तमाम तरीके की चीजें थी। बात आ गई थी विद्रोह की सफलता या असफलता के ऊपर, तो हमने बात की थी क्या ये विद्रोह सफल हुआ, हमने बात की थी क्या ये विद्रोह असफल हो गया। तो हाँ, आप लोग ने कमेंट करके मुझे बताया जरूर था कि विद्रोह सर असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, और उस अनसक्सेसफुल होने के पीछे के कारण क्या थे, वो कारण रिस्पॉन्सिबल जो थे इसके पीछे, वो आज हम लोग देख लेते हैं, सामने आपके हैं। उन कारणों के पीछे मैंने कई सारे कारण आप लोग को कल बता भी दिए थे, जैसा कि लीडरलेस मूवमेंट था, रीजन के बेसिस पे मैंने बताया था, नॉर्थ सेंट्रिक मूवमेंट था, और भागीदारी इसके अंदर किस तरीके की लोगों की थी। इन तमाम चीजों पे हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसके अंदर देख लेते हैं। अगर मुख्य कारणों की बात इसके अंदर की जाए तो इस कारण के अंदर पहली चीज देखी जाएगी सीमित प्रभाव, इसके अंदर बात की जा रही है। जी हाँ, सीमित प्रभाव कैसे था? सीमित प्रभाव इस वजह से था कि मुख्य रूप से दोआब के क्षेत्र में ही, जैसा कि हमने बात की थी, यह आंदोलन सिर्फ नॉर्थ सेंट्रिक ही आंदोलन बन के रह गया था। तो नॉर्थ सेंट्रिक होने की वजह से क्या हुआ था, यह दोआब के ही क्षेत्र के अंदर या दोआब के रीजन्स के अंदर चलने वाला एक आंदोलन बन चुका था। ठीक है, और दोआब के क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो ज्यादातर एरिया अगर आप लोग देखोगे तो सिंध, राजपूताना, कश्मीर या फिर पंजाब के अधिकांश लोग इस आंदोलन से अपने आप को कैसे दूर रखे हुए थे, वो इस आंदोलन के अंदर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के बाद में अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके के आंदोलन की असफलता के कारण और भी कई सारे थे। जैसे बड़ी रियासतें इसके अंदर अगर देखा जाए वो विद्रोह के अंदर शामिल नहीं हुए। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा था। उन आंदोलन से दूर रखने का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लीजिएगा आप कि यही गद्दार होंगे, देश के गद्दार। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आंदोलन को दूर रखने का मतलब दो तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही थी। एक लोग वो थे जो अपना प्रॉफिट शायद देख रहे थे कि आगे चल के हमको इससे प्रॉफिट हो सकता है अगर अंग्रेज लगातार हमारे साथ में यहाँ भारत के अंदर बने रहते, जिसके अंदर भारतीय जमींदार की बात की थी मैंने, उस समय के ट्रेडर्स या बिजनेसमैन की बात की होगी मैंने। तो ऐसे लोग थे जो भारतीय लोगों का साथ ना देके ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं समर्थन करते थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय लोगों का समर्थन ना करके अंग्रेजों का समर्थन करके वहां पे उनको सपोर्ट दे रहे थे। सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे थे। इस वजह से 1857 के रिवॉल्ट के अंदर कुछ भारतीय ही लोगों ने भारतीयों का दमन करने
करने का कार्य किया था, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर या कश्मीर तथा राजपुताना के लोग इस विद्रोह के अंदर शामिल ही नहीं हुए। तो जब शामिल ही नहीं हुए तो किस तरीके से इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे या इस आंदोलन को बचा सकते थे। फेलियर के और भी कई सारे कारण जैसे देख सकते हैं आप। पहले तो लोकलाइज मूवमेंट, सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज था। अगर झांसी में चल रहा है तो महारानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की बात करती हैं, कानपुर में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर की ही बात कर रहे हैं, बिहार में चल रहा है तो कुंवर सिंह सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है तो पूरी तरीके से बहादुर शाह जफर सिर्फ दिल्ली और दिल्ली की ही बात किया करते थे। तो इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं लोकलाइज था, पोरली ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगा तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा जब मूवमेंट ही लीडरलेस है, तो लीडरलेस मूवमेंट को आप ऑर्गेनाइज मूवमेंट कैसे कह सकते हो। इस वजह से ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं था। तो ऑर्गेनाइज मूवमेंट होने के पीछे या ना होने के पीछे के कारण कई सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं या बात कर लेते हैं, अभी उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज देन द रिबल्स। रिबल्स कौन थे? भारतीय थे, भारतीय समुदाय के लोग थे, तमाम इंडियन लोग थे और उन इंडियन लोगों के पास में रिसोर्सेज की कमी थी। रिसोर्सेज की बात की जाए अगर तो रिसोर्सेज की बात अगर मैं आप लोग से करूं तो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं भाई इस समय? रिसोर्सेज तो हथियार ही हो सकते हैं। हथियार भारतीयों के पास में तो है ही नहीं, हथियार तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने अपने पास में रखे हुए हैं। तो ये मेन रीज़न कहीं ना कहीं बन जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जा रहा था और उस एडवांटेज की वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही थी? वो भारतीयों को लगातार प्रॉब्लम हो रही थी। जी आपका देख रहा हूँ मैं कमेंट लगातार बच्चों, अगर किसी को डाउट है तो लगातार मुझसे डिस्कस करते रहिए। मैं आपके कमेंट लगातार देख रहा हूँ, यहाँ फ़ोन के अंदर मुझे दिख रहा है, टैबलेट लैपटॉप में भी यहाँ दिख रहा है, लगातार कनेक्ट है आपके साथ में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल नो डाउट बेहिचक पूछ सकते हो। जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये मूवमेंट पूरी तरीके से फ्यूडल था करेक्टर के अंदर। फ्यूडल मूवमेंट की बात अगर वही की जाए तो सेंट्रिक या सेंट्रलाइज मूवमेंट था। इसके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ पनपती दिखाई देती है कि लोग सिर्फ वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लड़ रहे थे। देश के लिए लड़ते हुए लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लड़ किस लिए रहे हैं कि हम अपने आगे वाले वंश को या आगे आने वाले लोगों को अपनी गद्दी पे बैठा सकें। इस वजह से ये मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाई देती है फ्यूडल कैरेक्टर की। तो फ्यूडल कैरेक्टर मूवमेंट था। उसके बाद में अगर बात की जाए लीडर्स लैक्ड मिलिट्री स्किल्स, लीडर्स के पास में मिलिट्री स्किल्स नहीं थी। अब कहाँ देखो, एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं उनकी मिलिट्री स्किल्स देख लो, और कहाँ एक तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय हैं, तो भारतीयों ने एडवांस टेक्निक्स को नहीं जानते थे। जिन एडवांस टेक्निक्स को कौन लोग जानते थे? जिन एडवांस टेक्निक को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स जाना करते थे, तो इसलिए उन्होंने आसानी से दबा भी लिया। यूनिटी नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलती। यूनिटी की बात देखो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का तो एग्जाम्पल ज़रूर दिया जाता है कि पूरी तरीके से पूरे आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही, बट हाँ एक चीज़ को लेके इस आंदोलन के अंदर वो बात की जाती, यूनिटी क्यों नहीं रही? लीडर्स में यूनिटी नहीं थी। आपस में जो लीडर्स थे उन लीडर्स में यूनिटी नहीं थी। भारतीय जो लीडर्स, कोई कानपुर से लीड कर रहा है, कोई दिल्ली से लीड कर रहा है, इनमें आपस में कन्वर्सेशन नहीं था, आपस में यूनिटी नहीं दिखाई देती थी, इसलिए लीडरलेस मूवमेंट कहीं ना कहीं कहलाया। दूसरी अगर बात की जाए तो भारतीय सैनिक, और वही भारतीय सैनिक जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दबाने में काम कर सकते थे, उन्होंने भारतीयों को दबाने में काम करा। तो भारतीयों के अंदर यहाँ पे यूनिटी की लैकनेस देखने को कम मिली। इन लोगों की बात की जाए, जैसे जमींदार थे, कुछ रीजनल स्टेट के लोग थे, कुछ निज़ाम्स थे, जैसे पंजाब के कुछ लोग थे वहाँ पे उस समय में, या ऐसे रीजनल इलाके से कुछ लोग ऐसे आए थे। जैसे हमने देखा कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एजुकेशन क्लास था, ये सब लोग कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं शो कर पाए, जिसकी वजह से ये आंदोलन असफल हो गया। ठीक है, तो ये आंदोलन असफल होने के पीछे के बहुत सारे कारण मैंने आपको बता दिए हैं। कई सारे कारण वही बार बार लौट फेर के आते हैं। तो विद्रोह का परिणाम अगर हम लोग देखें, कंपनी का शासन का अंत हो गया। सबसे पहली चीज़ क्या करी गई? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया कि भाई सीधे सीधे
कंपनी के कंधे पे रख के बंदूक चला दो। क्राउन ने क्या करा, वहां से महारानी विक्टोरिया ने क्या करा, विक्टोरिया ने सीधे सीधे बोला कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1857 का विद्रोह होने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। यही कारण है जिसकी वजह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ही समाप्त कर देते हैं और आप लोग की जो राइट्स हैं, जो भी आपको राइट्स चाहिए होंगे, हम आपको राइट्स प्रोवाइड करने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे राइट्स को लेकर बात करने की कंपनी ने शुरुआत कर दी, जिसको लेके यहाँ पे क्राउन रूल को स्टार्ट कर दिया गया। पूरी तरीके से यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, ये विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक शासन करती चली आई थी, जो आप प्लासी से लेकर अभी 1857 तक देख रहे हो, इस समय में सब और सब किसका शासन देखने को मिलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन देखने को मिलता था, जो कि अब शासन क्राउन के हाथों में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। अब ब्रिटिश राज पूरी तरीके से शासन को अपने हाथों में ले लेता है। अब भी मैंने बताया था जब लॉर्ड कैनिंग को मैं शुरू किया था, लॉर्ड कैनिंग के दो फेज हैं, 1856 से 58, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह कार्य करते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कहलाए गए हैं उस समय में। अगर हम लोग बात करें कि प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, तो जी हाँ, वही लॉर्ड कैनिंग प्रथम या फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया है। उन्हीं का कार्यकाल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब वो वायसराय की तरह यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देते हैं और लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर वायसराय की तरह वर्क करना शुरू कर दिया। अब वायसराय का मतलब क्या हुआ, जो क्राउन के अंडर में है, जो महारानी विक्टोरिया के अंडर में यहाँ पे राज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत चला गया था। ठीक है, और पूरी तरीके से वायसराय को वहाँ का शासन और प्रशासन को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, आगे क्या इम्पैक्ट पड़ा। आगे इम्पैक्ट पड़ने की बात करें तो एक कारण है धार्मिक सहिष्णुता। तो अंग्रेजों ने वादा किया था कि भारत के लोगों के धर्म के साथ साथ उनके सामाजिक रीति रिवाजों को और परंपराओं का भी सम्मान करेंगे। धार्मिक सहिष्णुता की बात तो जरूर इन्होंने करी, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने करा नहीं है। ये कार्य इन्होंने रिवर्स कर दिया, इवन उल्टा इन्होंने यहाँ पे गेम खेलना क्या शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल का। यहाँ पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल चालू कर दिया और डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल इन्होंने आगे तक 1909 में देखोगे, 1919 में देखोगे, 1905 के बंगाल विभाजन में देखोगे, और ऐसे ही तमाम लॉज रेगुलेशंस ये लाते रहे और नीतियां अपनाते रहे, जिससे भारतीयों में विभाजन हुआ। तो धार्मिक सहिष्णुता कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद पैदा इवन करना शुरू कर दिया। धार्मिक सहिष्णुता तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया था कि हम टॉलरेट या टॉलरेंस अपनाएंगे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ में। ठीक है, प्रशासनिक परिवर्तन हुए। इसके बाद में प्रशासनिक परिवर्तनों की अगर बात की जाए तो कई सारे, जैसे पद की बात ही करी हम लोग ने, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय बन के कार्य करा करता था। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दे दी गई। भारतीय शासक के जो अधिकार थे, जो भारतीय शासक 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह के अंदर जो जो भारतीय शासक जहां जहां से विद्रोह कर रहे थे, जिनको दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उनको तो खत्म कर दिया गया। बकाया जो लोग बचे उनके उन शासकों को क्या कर दिया गया, मान्यताएं वापस दे दी गई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन भूल सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं, ये वही सिद्धांत है जिस सिद्धांत के थ्रू भारत के अंदर ये इतना बड़ा 1857 का बवाल कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजन था जो शुरू हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे कह सकते हो आप, समाप्त कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्र को सौंपने की भी छूट दे दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो यही मना किया गया था कि दत्तक पुत्र को नहीं दे सकते, लेकिन अब ये भी छूट दे दी गई कि आप दत्तक पुत्र को भी सौंप सकते हो। सैन्य पुनर्गठन, हमने कहा था हम बात करेंगे आगे चल के पील कमीशन की। तो पील कमीशन यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, जिसको सैन्य पुनर्गठन का नाम दिया गया। अब पील कमीशन आ गया भारत के अंदर, और पील कमीशन ने क्या करा, पूरी तरीके से आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया। पील कमीशन क्यों जाना जाता है, आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना जाता है। ये वही मेजर इंपैक्ट है जिसकी हम लोग ने पीछे अभी बात करी, वही सारे के सारे हैं। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट के अंदर भी यही सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलती है कि 1858 में विक्टोरिया
डिक्लेरेशन आया और विक्टोरिया डिक्लेरेशन ने किस तरीके से भारत के अंदर पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल दिया। ठीक है, अदर कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। कंपनी का रूल समाप्त हो गया और कंपनी का रूल समाप्त होकर किसका रूल शुरू हो गया? क्राउन का रूल शुरू हो गया। क्वीन विक्टोरिया क्राउन थी तो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होगा, इनकी ताजपोशी कराई गई, इनकी ताजपोशी हो गई क्वीन विक्टोरिया की। मुगल रूल और पेशवा के रूल को समाप्त कर दिया गया, मुगल की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया, पेशवा की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। तो मुगल पेशवा दोनों पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। पॉलिसी एंड डिवाइड एंड रूल, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हुआ, जिसके अभी मैं बात कर रहा था, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों ने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। रेशियल एंटागोनिज्म, रेशियल एंटागोनिज्म कहीं ना कहीं इन्होंने कह सकते हैं कि अगर और कॉन्सिक्वेंसेस पड़े तो इन्होंने रंग भेद की नीतियों को कहीं बहुत बढ़ाया और कहीं बहुत ज़्यादा कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि रंग भेद के आधार पर अब ये लोग रोजी रोजगार में या फिर एम्प्लॉयमेंट में रुकावटें नहीं पैदा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में पील कमीशन, जैसा कि बताया, नियुक्ति हो गई पील कमीशन की, जिसने आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7th वाला फैक्टर। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 7th वाले फैक्टर के अंदर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कह सकते हो बहुत बड़ा एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो वर्ड लिखा हुआ क्या है? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरीके से। और राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अभी आगे चल के जो आप लोग देखने वाले हो, वो पूरा का पूरा राष्ट्रवाद का सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद का सिद्धांत पूरी तरीके से देखने को मिलता है। इसी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंदर अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रवाद का सिद्धांत अभी ये 1885 के 1885 के पूरे 1885 के जब क्या होगा? कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा। उस कांग्रेस के फॉर्मेशन में इस 1885 में इस राष्ट्रवाद का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। समझ आएगा कि राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है क्या, समझ आएगा कि नेशनलिज्म है क्या। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ? यहीं 1857 के रिवॉल्ट के बाद में शुरू हुआ था। 1857 का रिवॉल्ट बेसिकली एक, कितनी भी इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें क्यों ना हो, यह आंदोलन क्यों ही ना पूरी तरीके से विफल हो गया हो, असफल हो गया हो, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हुई। और वो चीज़ क्या थी? इस आंदोलन ने कुछ नई चीज़ें लोगों के अंदर पैदा कर दी थी। उन नई चीज़ों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेशनलिज्म है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद लोगों के अंदर पनपना शुरू हो गया। ये राष्ट्रवाद जो पनपा लोगों के अंदर, वो राष्ट्रवाद का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं से उठाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का। अभी आगे चलेंगे 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की चर्चा के अंदर हम लोग ये सारे के सारे आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आंदोलन या जो भी 1857 का रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अप्रॉक्स हमारा 1857 का रिवॉल्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका निष्कर्ष एक बार देख लीजिए। तो निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो यही डिट्टो लाइन उठा के हिंदी मीडियम वाले इसको छाप देना और यही डिट्टो लाइन उठा के अंग्रेजी माध्यम के इसको कन्वर्ट करके छाप देना। 1857 के रिवॉल्ट अगर मेंस में लिखने को आ जाए और अगर किसी भी तरीके से प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग समझदार हो, पूरा 1857 का रिवॉल्ट आपको रटा दिया गया है। ठीक है, देख लो क्या लिखा हुआ है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हम वही बात कर रहे थे, पॉजिटिव चीजें हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ, कई सारे वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, उसमें विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया। एकजुट हुए, यूनिफिकेशन आया और राष्ट्रवाद के बीज को इसने बो दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर राष्ट्रवाद का और एकजुट या फिर यूनिफिकेशन की बात यहाँ पे की जाती है। तो देखिए ये पूरा का पूरा आंदोलन यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन को या फिर 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ और देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है कि कौन सी किताबें किसके द्वारा लिखी गई या
किस कथन को कब यूज़ किया गया। जैसे हम लोग ने ये देखा है कि 1857 जो रिवॉल्ट है, उस रिवॉल्ट के बारे में कई सारे राइटर्स ने, कई सारे लोगों ने, इतिहासकारों ने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, इस आंदोलन के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने वाले लोगों में एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर का, मतलब वी.डी. सावरकर हैं ये। और वी.डी. सावरकर ने ही द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इस नाम की पुस्तक लिखी, और ये वर्ड पूरा का पूरा ये स्टेंजा ही देने वाले वी.डी. सावरकर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूरनचंद जोशी द्वारा लिखी गई, रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम। ठीक है, तो रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम नाम की एक किताब इनके द्वारा लिखी गई। जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा, जॉर्ज ब्रूस मलेसन के द्वारा क्या लिखा गया था, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, मलेसन के द्वारा क्या लिखा गया, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 यहाँ पर मेंशन किया गया। इसके बाद में क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा ग्रेट म्यूटिनी को करा गया। क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा किसको करा गया, ग्रेट म्यूटिनी को करा गया। इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 को लिखा गया। खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ की बात की गई यहाँ पे, और इसी में अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। तो ये 1857 के विद्रोह से रिलेटेड तमाम चर्चाएं हैं, बहुत सारी यहाँ पे मेंशन की गई, बहुत सारी बातें हैं, जो सारी की सारी बातें यहाँ पे आपके सामने की गई, वो 1857 अप्रॉक्स आपके लिए खत्म हो गया। 1857 के बाद में लॉर्ड कैनिंग का भी कार्यकाल अप्रोक्स खत्म हो जाता है। इसी के अंदर हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1857 के रिवॉल्ट के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, और इसी समय 1858 के अंदर विक्टोरिया डिक्लेरेशन आई। 1858 के अंदर इसी समय क्या हुआ, विक्टोरिया डिक्लेरेशन आया। तो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंदर कई सारे कानूनों को परिवर्तित किया गया। इसी समय ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पील कमीशन भी इसी समय में नियुक्ति की गई। तो ये 4 मेजर पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेज में आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इन्हीं को दिमाग के अंदर बैठा के रखना है अपने पूरी तरीके से। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अगेन फिर 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में। दूसरी बात कर रहे हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में विक्टोरिया डिक्लेरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। विक्टोरिया डिक्लेरेशन कब, 1858 के अंदर विक्टोरिया डिक्लेरेशन हो रहा है। उसके बाद में बात किसकी की जा रही है, पील कमीशन की बात यहाँ पर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 1857 रिवॉल्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कल से हम लोग बात करेंगे नए गवर्नर जनरल, नए वायसराय, या नए जो भी यहाँ भारत के अंदर गवर्नर जनरल तो नहीं, वायसराय ही हुए, तो वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो लॉर्ड लिटन का नाम आ जाता है, लॉर्ड रिपन का नाम आ जाता है। तो लिटन और रिपन के बारे में हम लोग इसके अगले क्लास के अंदर चर्चा ज़रूर करेंगे। दोनों वायसराय को वहीं पर ख़त्म करके आगे फिर सीधा मूव कर जाएंगे डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे, कांग्रेस के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैसे हुई, किसके समय काल के ऊपर हुई, और कैसे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ने भारत के एक एक व्यक्ति को कहाँ तक पहुँचा दिया, और 1947 तक कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव रही, और इसने कितने लीडर्स भारत को जगदा में समय समय पे दिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको याद रखिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यूज लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए। 1857 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाइएगा जाके। अब देखिएगा कि 1857 से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक्स आपको करा दिए, उन टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर ले रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर। जरूर सॉल्व करिएगा, इससे आपको नो डाउट बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने देश का ध्यान रखिएगा, और सब लोग मिलजुल के रहिए। इलेक्शन है, वोट करिए जाके, परिवर्तन की तरफ ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी कीजिए वोटिंग में, और वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों के बारे में सोच के वोट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।